हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। तो आज हम दोस्तों इस पुस्तक को आज समाप्त कर देंगे। आज की ये लास्ट कक्षा है जिसमें हम देखेंगे कुछ विभिन्न तत्वों से संबंधित विभिन्न जो योग हैं उनकी कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, उनका सार रूप में विवरण दिया गया है। ठीक है, और इसके पीछे कुछ एक क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको भी दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, कुछ प्रमुख साहित्यिक विधाओं की परिभाषाएं एवं स्मरणीय तथ्य। और यदि दोस्तों आपने अभी तक हिंदी हब ऑफिशियल के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और यदि आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से दोस्तों आप जुड़ सकते हैं। जल्द ही दोस्तों आपके लिए खून की टीका के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो कराए जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं छायावाद। तो छायावाद का विकास द्विवेदी युगीन कविता के बाद हुआ। छायावादी काव्य की समय सीमा मोटे रूप से 1918 से 1936 तक मानी जा सकती है। यदि नगेंद्र के हिसाब से पूछा जाए तो 1918 से लेकर के 1938 तक डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद की सीमा है वो मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है वो छायावाद का क्या अर्थ है। तो छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य सेतु से होता है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलम्बन बना करके अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में होता है। तो छायावाद को दो तरह से आचार्य शुक्ल ने लिया है। एक तो लिया है रहस्यवाद के अर्थ में कि जहाँ परमात्मा को आलंबन बना करके अपने हृदय की अनुभूतियों का वर्णन कवि के माध्यम से किया जाता है। और दूसरा एक शैली विशेष है, ठीक है, जिसमें आपकी मैं शैली का प्रयोग होगा, ठीक है, लाक्षणिक शब्द शैली का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार की एक काव्य रचना की शैली पद्धति विशेष के रूप में छायावाद को शुक्ल ने लिया है। अगली जो परिभाषा है वो हम देखेंगे। ये कॉलेज लेक्चरर 2021 में आई हुई परिभाषा है, जयशंकर प्रसाद। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्य में प्रतीक विधान और उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषताएं मानी जाती हैं। तो जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति में यह व्यक्ति होने लगी तो ये बात है आपको जयशंकर प्रसाद की याद रखनी है। अगली बात करते हैं दोस्तों, ये सबसे प्रमुख परिभाषा है छायावाद की कि डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ये शायद दोस्तों मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन ये किसी न किसी पेपर में आपकी सेकंड ग्रेड में पूछ ली गई है। शायद 2018 का ही पेपर है। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इस श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई थी। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि छायावाद को अंग्रेजी की रोमांटिक भावधारा से प्रेरित मानते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामविलास शर्मा, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोती नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने जो परिभाषा दी थी कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, उसका खंडन करते हुए रामविलास शर्मा ने कहा कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है, वरन थोती नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। और एक आपके राम कुमार वर्मा की आपकी परिभाषा है कि जब आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है तब उसे छायावाद कहा जाता है। तो ये आपकी हमने छायावाद की परिभाषाएं देखी जो कि छायावाद वाले टॉपिक में दोस्तों छोड़ दी गई थी, लेकिन मैंने आपको फिर भी बता दिया था। अब बात करते हैं प्रगतिवाद की। तो प्रगतिवाद का प्रारंभ 1936 से लेकर के 1943 ईस्वी तक माना जाता है। प्रगतिवाद के इन कवियों ने साम्यवाद को आधार बनाया, यानी कि जो मार्क्सवादी चिंतन था, मार्क्सवादी विचारधारा थी, उसको आधार बना करके गरीब, दलित, पिछड़े, शोषित, इनके हित में कविता करना, इनके अधिकारों के लिए लड़ने वाली कविता करने का आधार है वो प्रगतिवाद में देखने को मिलता है। अगले हैं आपके प्रयोगवाद और नई कविता। प्रयोगवाद का प्रारंभ 1943 में अज्ञे ने तार सप्तक चलाया था पहला। उसमें 7 कवि थे, तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है।
प्रयोगवादी कवि प्रयोग करने में विश्वास करते हैं। भाषा की दृष्टि से नए प्रयोग, उपमानों की दृष्टि से नए प्रयोग, शिल्प की दृष्टि से नए प्रयोग, काव्य वस्तु की दृष्टि से नए प्रयोग। अज्ञे ने प्रयोग को साध्य नहीं बल्कि साधन माना है। अज्ञे के अनुसार प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है। और 1900 दूसरे सप्तक के दौरान 1954 में दोस्तों इन्होंने कहा था कि ये नए हिंदी के जो प्रयोगवादी कवि हैं वो नई राहों के अन्वेषी हैं। ठीक है, तो ये आपके प्रयोगवाद हो गई। 1943 में आपका प्रथम तार सप्तक, 1953 में आपका द्वितीय तार सप्तक, 1959 में आपका तृतीय तार सप्तक और 1979 में आपका चौथा तार सप्तक। तो नई कविता प्रयोगवाद का विकास ही कालांतर में नई कविता के नाम से के रूप में हुआ था। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा के अनुसार ये दोनों एक ही धारा के विकास की दो अवस्थाएं हैं। सन 1943 से 53 ईस्वी तक की कविता में जो नवीन प्रयोग हुए थे, नई कविता उन्हीं का परिणाम माना जाता है। प्रयोगवाद उस काव्य धारा की आरंभिक अवस्था है और नई कविता उसकी विकसित अवस्था है। तो ये बात है। अब हम बढ़ते हैं समकालीन कविता, जो कि 1960 के बाद, जिसे साठोत्तरी कविता भी कहते हैं। तो सन 1960 के बाद की कविता को समकालीन कविता कहा गया। इस युग में कई काव्यधाराएं परस्पर समानांतर एक दूसरे को काटती हुई सी प्रतीत हो रही थी। समकालीन कविता उन्हीं अनुभूतियों की अभिव्यक्ति देती है जो जीवन की निर्भय वास्तविकताओं को मन में उभारती है। तो ये बात है वो समकालीन कविता के बारे में दोस्तों कही गई है। समकालीन कविता में 70 के दशक में आपकी गीत परंपरा भी आती है। ठीक है, जिसमें आपके देवराज दिनेश हो जाएंगे, गोपाल दास नीरज हो जाएंगे, इस प्रकार के जो गीतकार हैं उनकी भी एक गीत परंपरा आती है। अब बात करते हैं निबंध की। तो हिंदी निबंध शब्द पर विचार करते हुए कहा जा सकता है कि निबंध संस्कृत भाषा का शब्द है। निबंध शब्द की व्युत्पत्ति आपसे पूछी जा सकती है। निबंध शब्द संस्कृत की नी प्लस बंद, तो नी उपसर्ग हो गया, बंद इसमें धातु हो गई और लुट इसमें प्रत्यय हो गया, से बना है, जिसका अर्थ है ऐसी रचना जिसमें विचार गूंथा या बांधा जाता है। बेकन के अनुसार निबंध विचारों का वह संक्षिप्त विवेचन है जिसमें बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है। डॉक्टर गुलाब राय ने कहा है, निबंध उस रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन, प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता साथ ही आवश्यक संगति और सुसंबद्धता के साथ में किया गया हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अथवा व्यक्तिगत विशेषता हो। आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी असंपूर्णता का विचार न करने वाला गद्य रचना का वह प्रकार जिसमें स्वानुभूति की प्रधानता हो, विषय निरूपण में स्वतंत्रता हो और जिसमें लेखक का व्यक्तित्व पूर्ण रूप से प्रतिबिंबित हो, जिसकी शैली मौलिक एवं साहित्य कोटि की हो, निबंध कहलाएगा। तो ये आपके नंद दुलारी वाजपेयी ने परिभाषा दी है कि भाई निबंध है उसमें लेखक है वो स्वतंत्र होना चाहिए अपने विचारों को प्रकट करने के लिए। यदि वो कहानी लिखेगा तो कहानी में तो वो पात्रों के अधीन रहता है, पात्रों का सहारा लेना पड़ता है, सब कुछ उसे पात्रों के माध्यम से ही बुलवाना पड़ता है। कई बार क्या है कि कुछ पात्र हैं वो लेखक की वास्तविक अनुभूतियों को वहन करने में, अभिव्यक्त करने में सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन निबंध में जो लेखक की विचारशीलता है वो हमेशा ही स्वतंत्र रहती है। वो विषय को, वो कथ्य को जिस तरफ मोड़ना चाहे, जिस तरह से उसे विचार करना चाहे उसे कर सकता है। ठीक है, उसमें उसका पूरा का पूरा व्यक्तिगत रहता है, कोई भी उसमें नहीं आता, वो स्वयं की खुद की अनुभूति उसमें लिखता है। तो ये बात डॉक्टर आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी कह रहे हैं। अब हम दोस्तों आगे बात करेंगे उपन्यास की। उपन्यास का मूल अर्थ है निकट रखी वस्तु। उप माने समीप, न्यास माने रखी हुई। उप अर्थात निकट और न्यास अर्थात रखी हुई। किंतु आधुनिक युग में इसका प्रयोग साहित्य के एक ऐसे रूप विशेष के लिए होता है जिसमें एक दीर्घ कथा का वर्णन गद्य में किया जाता है। आधुनिक युग में उपन्यास शब्द, ऐसे ही दोस्तों उपनिषद, ठीक है, उपनिषद को भी पास में बैठ करके सुनना, उसको उपनिषद कहते थे। तो आधुनिक युग में उपन्यास शब्द अंग्रेजी के नोवेल के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, जिसका अर्थ है एक दीर्घ कथात्मक गद्य रचना। उपन्यास वह बृहत आकार का गद्य आख्यान या वृत्तांत होता है जिसके अंतर्गत वास्तविक जीवन के प्रतिनिधित्व का दावा करने वाले पात्रों और कार्यों का चित्रण किया जाता है। गुजराती में नवल कथा कहा जाता है। ठीक है, नवल यानी नोवल से लगा लीजिए, नवल कथा। मराठी में इसे कादम्बरी कहा जाता है एवं बांग्ला में उपन्यास शब्द का प्रयोग भी अंग्रेजी की नोवेल के अर्थ में ही किया जाता है। अब बात करेंगे हम कहानी की। उपन्यास और कहानी दोनों में ही कथा तत्व विद्यमान होता है।
अतः प्रारंभ में लोगों की यह धारणा थी कि उपन्यास और कहानी में केवल आकार का ही भेद है, किंतु अब यह धारणा निर्मूल हो चुकी है। वास्तव में कहानी में जीवन के किसी एक अंग या संवेदना की व्यक्ति होती है, जबकि उपन्यास में जीवन की समग्रता का अंकन किया जाता है। कहानी की मूल आत्मा एक संवेदना या एक प्रभाव है। ब्लेड्स हैमिंगटन के अनुसार कम से कम शब्दों में एक विशिष्ट प्रभाव को प्रकट करना ही कहानी है। अज्ञे के अनुसार कहानी एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र है जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के दृश्य खुलते हैं। तो उपन्यास और कहानी, नाटक और एकांकी दोनों एक जैसे हैं। उपन्यास में आपके पात्र ज़्यादा रहेंगे, घटनाएं ज़्यादा रहेंगी, बड़ा आकार रहेगा, ठीक है। जीवन के पूरे पक्ष का समग्र उसका विवेचन किया जाएगा, जन्म से लेकर के मृत्यु तक या किसी बहुत बड़े उसके कालखंड का चित्रण उसमें किया जाता है। जबकि कहानी है छोटी रहेगी, पात्र उसमें सीमित रहेंगे, संवाद उसमें सीमित रहेंगे, आकार उसका छोटा रहेगा। जीवन के किसी एक पक्ष को प्रकट करना ही लेखक का मनोभाव या उद्देश्य रहता है, ऐसा प्रेमचंद कहते हैं। अब पढ़ते हैं नई कहानी। तो नई कहानीकारों ने जीवन को यथार्थ रूप में देखने समझने का प्रयास किया है। नई कहानी भोगे हुए यथार्थ से जुड़ी है, इसलिए वह अधिक प्रामाणिक है। आधुनिक मानव के जीवन को विविध कोणों से देखकर उसका सही परिप्रेक्ष्य में चित्रण करने का प्रयास इन कहानीकारों ने किया है। डॉक्टर नामवर सिंह, कविता के नए प्रतिमान के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो मिला था। तो अभी तक जो कहानी सिर्फ कथा कहती थी या कोई चरित्र पेश करती थी अथवा एक विचार को झटका देती थी, वह जीवन के प्रति एक नया भाव बोध जगाती है। नई कविता में विषयों की विविधता के साथ साथ शिल्प का नयापन भी विद्यमान है। उसमें प्रभावान्विति पर इतना जोर नहीं है जितना जीवन के संश्लिष्ट खंड में व्याप्त संवेदना पर है। नया कहानीकार किसी दार्शनिक, सामाजिक अथवा राजनीतिक विचारधारा से प्रतिबद्ध न होकर विशुद्ध अनुभूति की सच्चाई और विषय की यथार्थता के प्रति प्रतिबद्ध होता है। अब बात करते हैं कमलेश्वर ने नई कहानी क्या है। पुरानी और नई कहानी के बीच बदलाव का बिंदु है नई वैचारिक दृष्टि, यानी जो नया कहानीकार है वो नई वैचारिक दृष्टि से सोचता है, नई तरह से कहानी की सर्जना करता है, ठीक है, इसीलिए उसको नई कहानी कहा जाता है। और इस नई कहानी में दोस्तों आपके कई आंदोलन, जैसे कि आपकी जो समकालीन कहानी है उसमें कई आंदोलन चले थे, उनको हम आगे देखेंगे। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार नई कहानी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है कथा तत्व का ह्रास। नया कहानीकार कथानक को महत्व नहीं देता है, बल्कि उसका जो विचार है वो जिस चीज़ को दिखाना चाहता है उस चीज़ को, अपने उद्देश्य को ज़्यादा महत्व देता है। कथ्य आपको पढ़ेगा, आपको लगेगी नहीं कि यार कहानी पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, आपको लगेगा नीरस है, जैसे कि आपकी परिंदे लगी हुई थी। तो जो नई कहानियाँ हैं वो, जैसे कि प्रेमचंद की हमें कहानी एक बार पढ़ते ही याद हो जाती है, उसका एक एक संवाद याद हो जाता है। उसने कहा था कहानी में जितनी रोचकता मिलती है वैसी नई कहानियों को पढ़ने से नहीं मिलती है, ठीक है। उनमें तो उसमें मूल विषय की तरफ है कि हम इस कहानी के माध्यम से बताना क्या चाह रहे हैं, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। आगे हम पढ़ते हैं। मार्कंडेय के अनुसार नई कहानी से हमारा मतलब उन कहानियों से है जो सच्चे अर्थों में कलात्मक निर्माण है, जो जीवन के लिए उपयोगी हैं और महत्वपूर्ण होने के साथ ही उसके किसी न किसी नए पहलू पर आधारित है। अब बात करते हैं सचेतन कहानी। पिछली बार हमने देखा था कि सचेतन कहानी के आंदोलन है वो प्रवर्तक हैं वो है महीप सिंह। तो सन 1964 के आसपास, यहाँ से दोस्तों 2018 में 4 आपको आंदोलन दे दिए गए थे और 4 आपके प्रवर्तक थे, उनको मिलाने का क्वेश्चन आया था। तो 1964 के आसपास महीप सिंह द्वारा इसका प्रवर्तन किया गया। सचेतन कहानी में वैचारिकता को विशेष महत्व दिया गया था। तो सन 1964 के आसपास महीप सिंह द्वारा इसका प्रवर्तन किया गया और सचेतन कहानी में वैचारिकता को विशेष महत्व दिया गया। अब बात करते हैं एकानी आंदोलन के जो प्रवर्तक हैं वो आपके हो जाएंगे सब निर्मल वर्मा। 1960 के लगभग कुछ ऐसे कथाकार सामने आए जिन्होंने कहानी के स्वीकृत मूल्यों के प्रति निषेध व्यक्त करते हुए अपने स्वतंत्र अस्तित्व की घोषणा की। निर्मल वर्मा को इस कहानी आंदोलन का प्रवर्तक माना गया है और जो नई कहानी आंदोलन की जो शुरुआत है वो निर्मल वर्मा के परिंदे नामक कहानी से मानी जाती है। अब बात करेंगे हम समांतर कहानी आंदोलन। इस आंदोलन के सूत्रधार कमलेश्वर हैं, जिन्होंने 1971 में लगभग समांतर कहानी का प्रवर्तन किया था। इस प्रकार की कहानियों में निम्न वर्गीय समाज की स्थितियों, विषमताओं एवं समस्याओं का खुलकर चित्रण हुआ। सारिका पत्रकार ने इस प्रकार की कहानियों का एक आंदोलन खड़ा किया। तो ये आपकी दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बात हो गई और यहाँ से आपका यदि इस किताब को वो ले लेता है तो इस में से कम 3 या 4 क्वेश्चन इसी में से बना देगा आपकी। अब बात करते हैं हम कुछ प्रश्नों पर। क्या क्या प्रश्न है? महावीर, बहुत ही दोस्तों सरल प्रश्न है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन भार कब से संभाला था?
1900 से 1920 से 1903 से 1910 से। तो आपका आसान सा है कि 1903 से है वो 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन संभाला था और सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी यानी खड़ी बोली जो हिंदी है उसे साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया था और हिंदी की व्याकरणिक अशुद्धियों को परिमार्जित और परिनिष्ठित किया था। विवाह मुक्ति एवं पुनर्विवाह की समस्या को प्रसाद जी ने किस नाटक में प्रस्तुत किया है? चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, स्कंदगुप्त और विशाख। तो जो ध्रुवस्वामिनी नाटक है उसमें आपकी विवाह की यानी तलाक की और पुनर्विवाह की समस्या को यानी जो चंद्रगुप्त होता है और आपका एक होता है रामगुप्त, उसका बड़ा भाई है रामगुप्त। तो ध्रुवस्वामिनी है वो रामगुप्त की पत्नी है, ठीक है। और यवनों हूणों का आक्रमण हो जाता है, ठीक है, तो वो उनसे संधि कर लेता है और ध्रुवस्वामिनी को बदले में यवन आक्रांता के लिए दे देता है। तो चंद्रगुप्त है उसका वध कर देता है और ध्रुवस्वामिनी से विवाह कर लेता है। तो ये बात है वो ध्रुवस्वामिनी का मूल कथ्य है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किस नाटक का है? तो ये कार्नेलिया का गीत है जो कि आपके चंद्रगुप्त नाटक के पात्र है, ठीक है। मेगास्थनीज की पुत्री थी जो कि आपके सिकंदर का जो था सेल्यूकस निकेटर का एक वो था मेगास्थनीज, तो उसकी पुत्री थी आपके कार्नेलिया। तो वो एक गीत गाती है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। इसमें कौन सा उपन्यास सबसे पहले लिखा गया? दिल्ली का दलाल, सेवा सदन, ठेठ हिंदी का ठाठ और चंद्रकांता। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बताऊं आपको, चंद्रकांता बाबू देवकीनंद खत्री ने 1891 में लिखा था। ठेठ हिंदी का ठाठ है वो आपके लिखा गया था हरियोत के द्वारा 1899 में। सेवा सदन है वो आपके 1918 में लिखा गया था मुंशी प्रेमचंद ने। दिल्ली का दलाल है वो आपके 1927 में लिखा था किसने? पांडे वेचन शर्मा उग्र ने, ठीक है। टोपी शुक्ला है वो किसकी कृति है? तो ये आपके राही मासूम रजा की कृति है। टोपी शुक्ला आपके राही मासूम रजा की है। अब बात करेंगे हम जैनेन्द्र का पहला उपन्यास है सुनीता, त्यागपत्र, परख, कल्याणी। तो ये आपके प्रमुख उपन्यास माने जाते हैं। तो इनमें जो परख उपन्यास है वो आपके 1929, ठीक है। तो 1929 में जैनेन्द्र का पहला उपन्यास माना जाता है। इसके बाद में आ जाएंगे हम सुनीता है 1935 में, त्यागपत्र है 1937 में और जो कल्याणी है वो आ जाएगा 1939 में, ठीक है। तो 2-2 वर्ष का अंतर है इनमें तो आपके, और ये आपके 1929 में है। झूठा सच का प्रकाशन वर्ष है 1947, 1957, 1960 और 1968। तो इस उपन्यास का दोस्तों जो पहला भाग आया था वो आया था आपके 1958 में और जो दूसरा भाग आया था वो आया था 1960 में। तो यहाँ पर 1958 तो दे नहीं रहा है तो हम यहाँ कर देंगे 1960, ठीक है। लखनऊ मेरा लखनऊ के लेखक इनमें से कौन है? रामदर्श मिश्र, अमृतलाल नागर, मनोहर श्याम जोशी और भगवती चरण वर्मा। तो लखनऊ मेरे लखनऊ है ये है आपका संस्मरण विदा की रचना है, ये उनके मनोहर श्याम जोशी हो जाएंगे। हिंदी का सांस्कृतिक उपन्यासकार इनमें से कौन है? अज्ञे, धर्मवीर भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी और जयशंकर प्रसाद। तो हिंदी का जो सांस्कृतिक उपन्यासकार है वो तो दोस्तों यदि हम सांस्कृतिक उपन्यासकार की बात करें तो आपके ये हो जाएंगे, आपके सांस्कृतिक उपन्यासकार हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। और पौराणिकता को लेकर के धर्मवीर भारती ने भी लिखे हैं, ठीक है, जैसे कि उनका अंधा युग है, कनुप्रिया है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चारों की चारों जो उपन्यास है वो ऐतिहासिक और सांस्कृतिकता को लेकर के लिखे हैं। राई और पर्वत उपन्यास के लेखक हैं, तो ये हो जाएंगे आपके गिरधर गोपाल। इनमें से कौन सा उपन्यास इलाचंद्र जोशी का नहीं है? तो जहाज का पंछी है, पर्दे की रानी है, ऋतु चक्र है, व्यतीत उपन्यास है इनका नहीं है। इसके अलावा इनका एक उपन्यास है जिप्सी। गणेश शंकर विद्यार्थी किस युग के निबंधकार हैं? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके द्विवेदी युग। विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह तुम चंदन हम पानी कब प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था आपके 1957 ईस्वी में। बहुत प्रसिद्ध आपका निबंध है तुम चंदन हम पानी।
इतिहास और संस्कृति की पृष्ठभूमि में लिखने वाले निबंधकार इनमें से कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। चीड़ों पर चांदनी के रचनाकार कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके इसके ये यात्रा वृत्तांत है निर्मल वर्मा का। भारतेंदु के पिता का क्या नाम था? तो भारतेंदु के पिता हैं जिन्होंने 1857 में एक नाटक लिखा था नहुस, जिसे भारतेंदु ने हिंदी का पहला नाटक स्वीकार किया है, और उनका नाम था गोपाल चंद्र गिरधर दास। भारतेंदु ने कौन सी पत्रिका निकाली थी? तो आपके भारतेंदु ने कवि वचन सुधा निकाली थी, वाला बोधनी निकाली थी, हरिश्चंद्र का मैगजीन निकाली थी। ठीक है, तो ये आपकी पत्रिका निकाली थी। रामायण महानाटक के रचयिता हैं प्राणचंद्र चौहान। एकांतवासी योगी क्या है? गोल्ड स्मिथ के हरमिट का अनुवाद है, श्रीधर पाठक के द्वारा किया गया था एकांतवासी योगी के नाम से। मंगला पारितोषक, तो एकांतवासी योगी दोस्तों श्रीधर पाठक की रचना है। मंगला पारितोषक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो मंगला प्रसाद जो पारितोषक पुरस्कार है वो आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत को प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य पर 1914 में प्रदान किया गया था। ये दोस्तों द्विवेदी युग का एक प्रमुख पुरस्कार है। अब बात करेंगे भारतेंदु युग के निबंधकारों के नाम लिखिए। तो भारतेंदु युग के सबसे पहले तो एक तो भारतेंदु हो जाएंगे आपके, ठीक है। दूसरे हो जाएंगे आपके बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। बालकृष्ण भट्ट को आपके हिंदी का स्टील कहा है, हिंदी का एडिशन कहा है प्रताप नारायण मिश्र को, शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को। इसके अलावा आपके हिंदी का मोन्टेन भी कहा जाता है, ठीक है। फिर हो जाएंगे आपके लाला श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी और काशीनाथ खत्री इत्यादि आपके भारतेंदु युग के निबंधकार हो जाएंगे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं के नाम लिखिए। तो द्विवेदी जी की रचनाओं ने आपने इन्होंने निबंध भी लिखे थे, इसके अलावा इन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी थी। तो हे कविते शीर्षक से नाम इनकी जो पहली कविता है वो प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा इनकी जैसे काव्य मंजूषा है, सुमन काव्य है, कुब्जा अबला बिलाप है, ठीक है। निबंधों की बात करें तो म्यूनसिपलिटी के कारनामे हैं। इसके अलावा आपका आत्मनिवेदन है, प्रभात है, सुधापराधी जनकस्य दंड है। तो ये आपके प्रमुख निबंध माने जाएंगे। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटकों के नाम लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद ने आपके बहुत सारे ऐतिहासिक नाटक लिखे थे। स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, विशाख है, द्रुपशामनी है, जन्मेजय का नाग यज्ञ है, ठीक है। तो ये आपकी एक घूंट है। तो ये आपके नाटक जयशंकर प्रसाद ने लिखे थे। छायावादी कवियों के नाम लिखिए। तो छायावादी कवियों में हम देखें दोस्तों सबसे पहले चार तो उसके प्रधान स्तंभ हो जाएंगे, कुछ एक छोटे मोटे कवि भी हैं। तो सबसे पहले प्रसाद हो जाएगा, निराला हो जाएगा, पंत हो जाएगा, माधवी वर्मा हो जाएगी, ठीक है। व्रतत्रयी में आ गए। लघुत्रयी में दो तीन नाम और आते हैं, जैसे कि आपके राम कुमार वर्मा है, भगवती चरण वर्मा है, इसके अलावा आपके माखनलाल चतुर्वेदी है। तो इनको भी छायावादी कवियों में शुमार कर लिया जाता है। प्रथम तार सप्तक के कवियों के नाम लिखिए। 1943 में अज्ञे ने प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन किया था, जिसमें 7 कवि शामिल थे। और 7 कवि कौन कौन से थे? पहला कवि था आपका अज्ञे, ठीक है। दूसरा था आपके भारत भूषण अग्रवाल, तीसरा था आपके गजानन माधव मुक्तिबोध, चौथा था आपके रामविलास वर्मा, और पांचवा था आपके गिरजा कुमार माथुर। और पहला हो गया आपके अज्ञे, ठीक है। दूसरा हो गया आपके भारत भूषण अग्रवाल, तीसरा हो गया आपके गजानन माधव मुक्तिबोध, चौथा हो गया आपके रामविलास शर्मा, पांचवा हो गया आपके गिरजा कुमार माथुर, छठवां हो गया आपके प्रभाकर माचवे, और सातवां हो गया आपके नेमीचंद्र जैन। तो ये आपके प्रथम सप्तक के कवि माने जाते हैं। तो ये आपके दोस्तों आपके ये निबंधात्मक प्रश्न हैं, इनको हमने ज़्यादातर हमने पढ़ ही लिया है। तो ये रही दोस्तों आपकी पुस्तक, और इस पुस्तक को दोस्तों मैंने अच्छी तरह से आपको पूरे विस्तार के साथ में दोस्तों आपको करा दिया है। तो आपका इस पुस्तक के साथ में 20-22 क्लास हैं दोस्तों, आपकी मुश्किल से आधा पौन घंटे की है, ठीक है। लगभग आपके यदि आप 1-2 दिन में भी एक दिन में 2 क्लास लें तो आराम से आपके 10 दिन में दोस्तों बहुत अच्छी तरह से साहित्य की एक गहरी समझ आपके अंतर्गत पैदा हो जाएगी, ठीक है। हम किताब पढ़ते हैं तो केवल तथ्यों को ध्यान देते हैं दोस्तों, प्रवृत्तियों को, विशेषताओं को, चूँकि परिस्थितियाँ क्या थी डेस्क्रिप्टिव हम नहीं पढ़ते हैं, जिसकी वजह से जो भी क्वेश्चन हमारा प्रवृत्ति मूलक आ जाता है तो वो हमारा गलत हो जाता है। इसलिए इस किताब को जिन्होंने ये वीडियो देख रहे हैं तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है दोस्तों, बिल्कुल शुरू से पहले पार्ट को लगा दीजिए। और 2 वीडियोस तो देखना बहुत ही दोस्तों सरल है, इतना मज़ा इतना आएगा, ठीक है। 5 दिन में भी आप 3-4 वीडियो एक साथ देख सकते हैं, जिससे कि आपकी 5 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगी। 2 बार देख सकते हैं दोस्तों आप,
ठीक है। तो जितना आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे उतनी आपकी समझ है। मैंने लगभग दोस्तों आपको पढ़ाने से पहले लगभग आपके 5-7 बार इस पुस्तक को मैंने खुद पढ़ लिया है, ठीक है। और मुझे ये अच्छा लगा दोस्तों। मैंने देखा, पेपर देखे, पिछली 2nd ग्रेड का देखा, 1st ग्रेड का पेपर देखा, तो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से थे। पिछली बार ये लगी भी हुई थी RBSC का जब पाठ्यक्रम था। तो मैंने देखा भाई इस पुस्तक को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। बड़ी बड़ी पुस्तकों से दोस्तों कुछ भी नहीं होता है। कई साथी कह रहे थे कि भाई गाइड बताइए, गाइड। देखिए दोस्तों, मैंने कोई गाइड तो पढ़ी नहीं है अब तक, तो मुझे पता नहीं है कि कौन सी आपकी गाइड अच्छी है। मैंने आपके आचार्य शुक्ल के इतिहास, हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास, रामकुमार वर्मा का, ठीक है, आपकी जो सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक है वो अच्छी है UGC नेट के हिसाब से आपके लिए, पर आप उसमें ज़्यादा खो जाएंगे, ठीक है। तो वो मैंने पढ़ी है। इसके अलावा आपके एक प्रतियोगिता साहित्य की भी आती है, वो भी मैंने पढ़ी है। और आपकी जितनी भी अच्छी किताबें हैं वो मैंने आपकी पढ़ी हैं। तो गाइड दोस्तों आपकी कौन सी आती है, ठीक है, तो वो मुझे इतना दोस्तों मैं आपसे नहीं कह सकता कि भाई आप यही गाइड ले लीजिए। आप देख लीजिए जो आपके स्थापित हैं, बढ़िया अच्छे हैं। जैसे आपके एक मनोज कुमार मिश्रा जी हैं, ठीक है, और राघव प्रकाश जी हैं, तो उनकी चलती हैं, तो आप उनमें से देख सकते हैं, ठीक है। पर आपको ध्यान यही रखना पड़ेगा अपने लेवल के हिसाब से। सब हैं वो अपनी एक किताब ऐसी निकालते हैं भाई उसमें से सब आ जाए, तो बहुत ज़्यादा देर रखें। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि भाई हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, और ये जो सोच है आपको इस पुस्तक को पढ़ने के साथ में मिलेगी। यदि आप इस पुस्तक में जो दे रखा है आप उस सीमा तक दोस्तों कवर कर जाते हैं, तो 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड आपके लिए दोस्तों कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर आपके लिए एक काम रह जाता है, आप बार बार रचनाओं को पढ़िए, ठीक है। जो इनका डेट याद करनी है उनको सन याद कीजिए, और रिवीजन पे रिवीजन आप करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन वगैरह मैं भेजता रहता हूँ, उनको आप हल करते रहिए। फिर आपके लिए यही काम। एक बार यदि आपको अपना स्तर पता चल जाए कि भाई कहाँ तक, किस स्तर तक कौन सी रचनाएं बार बार पूछी जा रही हैं, मैं आपको क्यों कहता हूँ कि भाई ये चीज़ मुख्य है, आप इसको टिक लगा लीजिए। यूँ ही कहता हूँ कि वो रचनाएँ बार बार पूछी गई हैं, ठीक है। जैसे कि आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं, तो कौन कौन से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, लेटेस्ट में मिले हैं, तो वहाँ से आपके क्वेश्चन बनता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप है वो जंग इतनी समझ के साथ में आप आधी लड़ाई तो आप वैसे ही जीत जाते हैं। और दुनिया है वो लगी रहती है याद करने में, रटने में, पूरी पुस्तकों को, और याद कर ही नहीं पाती है। ऊपर का जो सरल है उसको भी नहीं याद कर पाती है, ठीक है। तो प्रसाद के बारे में अब उनको नाटकों को आप पढ़ने लगें 2nd ग्रेड में, ठीक है। नाटक तो आपको याद होने चाहिए, एक आध दो तीनों को आपको डेट है वो भी याद होना चाहिए। लेकिन जो ध्रुव स्वामी है उसकी जो डेट है वो ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। कामायनी है उसकी डेट पूछी जाती है। ध्रुव स्वामी में क्या है वो केवल पूछा जाता है। अब ये नहीं कि आप प्रसाद के सारे नाटकों को, उनके विषय वस्तु को पढ़ डालें, ठीक है। प्रेमचंद के सारे उपन्यासों की विषय वस्तु पढ़ डालें। अरे गोदान का पढ़ लीजिए बस। कौन सा प्रसाद का प्रथम गीति नाट्य है तो ये पढ़ लीजिए। आपका प्रसाद की प्रथम जो छायावादी काव्य रचना है वो पढ़ लीजिए छायावादी, ठीक है। तो पढ़ना प्रसाद को भले पूरा है, लेकिन जो याद करना है वो चीज़ दोस्तों, क्योंकि आप जितना पढ़ेंगे समझ तो आपके अंतर्गत उतनी होगी, लेकिन जो बार बार याद करनी चीज़ें जो आपको पेपर की है, तो वो आपको उसकी समझ होनी चाहिए कि हम किस सीमा तक हमें याद करना है, जिससे कि हमारे जो दिमाग में दोस्तों ज़्यादा चीज़ों का संग्रह ना हो, और पेपर में हम आसानी से उन चीज़ों को बिना किसी कन्फ्यूजन के, जब ज़्यादा पढ़ लेते हैं तब यही कन्फ्यूजन वाली समस्या आती है। जो नहीं पढ़ के जाते हैं दोस्तों उनका तो तुक्का भी लग जाता है, लेकिन वो जो बहुत ज़्यादा पढ़ के जाते हैं ना उनका कभी भी तुक्का नहीं लगता। तो यही है कि वो पढ़ के जाते हैं और सारा का सारा उनका कन्फ्यूजन हो जाता है, और कन्फ्यूजन में वो गलत वाले को पहले चुन लेते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी बातें दोस्तों किसी हद तक ठीक लग रही होंगी। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अब कौन सी किताब है वो करनी चाहिए, क्या शुरू करना चाहिए, साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज या फिर आपके हिंदी ग्रामर की टेस्ट सीरीज, ठीक है। जो भी हो आप बताइएगा। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में नई चीज़ के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।